गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। देखिए बच्चों, अब यहाँ से हमारी जो है वो सेकंड यूनिट शुरू होती है। सेकंड यूनिट का नाम है धारा विद्युत। ठीक है, सेकंड यूनिट में चैप्टर नंबर 5 से शुरू होगा। 5 और 6 ये दो चैप्टर बच्चों सेकंड यूनिट में हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 का नाम है विद्युत धारा। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें लिखा है किसी चालक के एकांक समय में बहने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई चालक है, उसमें एकांक समय में जो आवेश बहेगा बच्चों उसे ही हम वैद्युत धारा बोलते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि आवेश प्रवाह की जो दर है, आवेश प्रवाह की जो दर है वही कहलाती है वैद्युत धारा। देखिए इसमें है कि इसे आई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, वैद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करेंगे। फिर इसमें है यदि किसी चालक में टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो। कोई चालक है, उसमें टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, तो चालक में बहने वाली धारा इस प्रकार होगी। तो जो धारा का मान होगा वो इस प्रकार दिया जाएगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ये बच्चों फॉर्मूला है किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का। फिर देखिए, यदि चालक के किसी क्षेत्रफल से टी से टी प्लस डेल्टा टी समय अंतराल में बच्चों, कोई चालक में कोई क्षेत्रफल है, किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को हमने ले लिया। अब उस क्षेत्रफल से टी से टी प्लस डेल्टा टी समय अंतराल में, यानी कि समय का जो अंतर है वो टी से टी प्लस डेल्टा टी समय अंतराल हो गया। मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है कि डेल्टा टी समय में, ठीक है, डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यों आवेश प्रवाहित हो, डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है चालक में। तो देखिए तब धारा क्या हो जाएगी बच्चों, I इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत कम होती है, तो इसीलिए हमने लिमिट ले लिया डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब देखिए बच्चों, ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये पूरा व्यंजक जो है ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी टी। ठीक है, तो देखिए जो धारा का मान है वो बच्चों हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी टी। अब देखिए बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, इसका मात्रक एम्पियर होता है वैद्युत धारा का, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, या कूलाम प्रति सेकंड भी इसका एक मात्रक होता है। देखिए बच्चों, एक एम्पियर, यहाँ से अगर हम देखें तो इसका एम्पियर है कूलाम प्रति सेकंड। तो देखिए बच्चों, इसका मात्रक हो गया एम्पियर, इसका हो गया कूलाम यानी आवेश का कूलाम हो गया, और समय का हो गया सेकंड। अब बच्चों अगर एक कूलाम आवेश हो और एक सेकंड टाइम हो तो देखिए धारा हो जाएगी 1 एम्पियर। अब यहाँ से एक डेफिनेशन बनेगी एम्पियर की, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे। अतः यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, अगर कोई चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है, अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश किसी चालक में से प्रवाहित हो जाए तो धारा का मान कितना होगा बच्चों, 1 एम्पियर होगा। देखिए बच्चों, अगला है इसमें वैद्युत धारा की दिशा। देखिए वैद्युत धारा की बहने की जो दिशा होती है बच्चों, वो धनावेश की ओर होती है और ऋणावेश के विपरीत होती है। यानी कि धनावेश जिस दिशा में बह रहा है वैद्युत धारा उसी दिशा में बहेगी, और ऋणावेश जिस दिशा में बह रहा होगा वैद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में बहेगी। फिर बच्चों देखिए इसके बाद लिखा है वैद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है जो कि एक अदिश राशि है। बच्चों हमने 11th क्लास में 7 मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी, जिनमें से एक वैद्युत धारा भी थी। ठीक है, तो वैद्युत धारा मूल भौतिक राशि है जो कि अदिश राशि है। बच्चों ये अदिश राशि होती है। देखिए बच्चों, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वैद्युत धारा में दिशा है। ठीक है, तो फिर ये अदिश राशि क्यों है, क्योंकि बच्चों ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो देखिए नोट पॉइंट में हमने लिखा है कि वैद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, अतः यह एक अदिश राशि है। बच्चों वैद्युत धारा को जब हम जोड़ते हैं तो हम सामान्य बीजगणितीय नियमों का ही प्रयोग करेंगे। सदिश योग के जो नियम हैं, यानी कि त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, इन सब का यूज हम नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है धात्विक चालकों में वैद्युत धारा का प्रवाह। बच्चों देखिए, आप लोग जानते हैं जो धात्विक चालक होते हैं, धातुएं वगैरह जो होती हैं, उनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो देखिए क्यों होती है वो, आइए पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक पदार्थ में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं।
बच्चों ये बात आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पदार्थ में दो प्रकार के होते हैं। एक है बद्ध इलेक्ट्रॉन, दूसरे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध और मुक्त इलेक्ट्रॉन को बच्चों हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों आसानी से समझ में आ जाएं। फिर देखिए बच्चों, इसमें है किसी भी पदार्थ में वैद्युत चालन हेतु मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेशवाहक होते हैं। यानी कि बच्चों अगर हमारे पास कोई चालक है तो उसमें वैद्युत चालन यानी कि वैद्युत धारा के बहने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो देखिए बच्चों, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उनकी चालकता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उन्हें हम क्या बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे। और जिनमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कम संख्या में होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे उन्हें हम कुचालक बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, यही बात हमने इसमें लिखी है, किसी भी पदार्थ में वैद्युत चालन हेतु मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवश्यक होते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उनकी चालकता अधिक होती है, उन्हें सुचालक कहते हैं, तथा जिनमें इनकी संख्या कम होती है उन्हें कुचालक कहते हैं। फिर देखिए बच्चों, अगली लाइन में लिखा है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक लगभग होती है बच्चों 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब, यानी कि एकांक आयतन में लगभग 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में। तो बच्चों इसलिए धातुएं जो होती हैं वो अच्छी चालक होती हैं, या कह सकते हैं हम कि वे सुचालक होती हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।